हाँ भाई क्लास चलिए। बच्चों बोर्ड में देखो भाई, आप लोग जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर हमने स्टार्ट करा है उसमें मैंने आप लोगों को एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाया जिसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, शोर मत करना, अभी थोड़ा सा माइक में दिक्कत आ रही है तो वीडियो में डिस्टर्बेंस ऑलरेडी ज़्यादा है, तो आप लोग कुछ भी बोलेंगे वो इसमें आ जाएगा, वो माइक वाइक नहीं लगा अपना, उसमें कुछ दिक्कत हो गई है तो इसे शोर मत करना। ठीक है, चुपचाप से बस क्लास सुनना। भाई आपको जो टॉपिक करवाया गया था उसका नाम था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताई थी कि ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है जो किसी कंडीशन के बाद पूछी जाती है कि ऐसा हो चुका है, अब बताओ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही होता है, कहीं का आए थे क्लास में, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। इसका मतलब क्या होता है, इसको पढ़ने का तरीका बोलो क्या होता है। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी हैपेंड। एफ हो चुका है, अब ई की क्या संभावना। याद आ रहा है, मैंने बोलता कि ये चीज हो चुकी है, अब बताओ इसकी क्या संभावना। ऐसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। जब लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई, इसका मतलब ई हो चुका है तो एफ की कितनी संभावना है। क्लियर होता है कि नहीं होता, कुछ ऐसा कराया गया था आप लोगों को। तो जो बच्चे आए थे उनको फॉर्मूला भी याद होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो क्वेश्चंस करने आए थे, बड़े आसान क्वेश्चंस थे, आपको याद करिए कैसे कर रहे थे हम बड़ा सिंपल तरीका लगा रहे थे क्वेश्चंस को करने के लिए। हम लोग बोल रहे थे कि हमें क्या करना है बच्चों, एक ई इवेंट बनाना है, एक एफ इवेंट बनाना है, एक इंटरसेक्शन बनाना है, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है इंटरसेक्शन की, नीचे एफ की लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ आ जाएगा। नहीं आ रहा है याद कुछ भी? अगर नहीं आता है तो वीडियोस से कवर कर लीजिएगा, वीडियो पब्लिक नहीं डली हुई है, आप वीडियो मुझसे मांग लीजिएगा तब मैं भेज दूंगा। ठीक है, सो जिन भी बच्चों ने कवर नहीं करा है उनके लिए बोलो। ठीक है, बाकी को तो आता होगा भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या है, दिखा दो एनसीईआरटी मुझे, एक ही है। बच्चों सभी बच्चे क्वेश्चन निकालें जो मैं बता रहा हूँ, आज एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी हमारी। और ये देखो नया चैप्टर शुरू हुआ करें ना, कोशिश करो कि आप उसको बहुत अच्छे से करें, तो धीरे धीरे मुश्किल हो जाता है। मैंने बोला प्रोबेबिलिटी 8 नंबर का चैप्टर है, धीरे धीरे आज पहले एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, 3 ही एक्सरसाइज है, आप चैप्टर भी खराब कर लेंगे अपना। इसलिए जितना कराया जाए ना क्लास में उतना पढ़ के आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, बीच में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ था 8वां, वो भी नहीं करा रहा हूँ मैं, 7वां लेकिन मैंने होमवर्क दिया था, पता नहीं कितनों ने करा होगा। कर लिए, बस लड़कियों की आवाज आई, कर लिया। लड़के भाई क्यों नहीं करा, कब करोगे? तो तुम लोगों को भविष्य खराब कर रहे हो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अ ब्लैक एंड अ रेड डाइज आर रोल्ड। हमने 2 डाइज को फेंका, एक ब्लैक और एक रेड। ब्लैक और रेड डाई को हमने रोल किया। अब आप मुझे बताओ जरा, अगर मैं ब्लैक और रेड डाई को रोल करूंगा तो क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकते हैं। पहले सैंपल स्पेस बना लो। मान लो पहली ब्लैक वाली डाई है, दूसरी वाली रेड वाली डाई है, इनको मैं रोल करूंगा तो क्या क्या सैंपल स्पेस बनेंगे। 2 डाई को फेंकने पे सैंपल स्पेस 36 बनते हैं। बोलो कौन कौन से बनेंगे? 1 1 1 2, पता है ना, तो लिखने नहीं पड़ेगा हमें समझाने के लिए इसको। अरे सबको पता है 2 डाई फेंकने पे ऐसा ही होता है। जो नहीं आए थे वो भी समझने की कोशिश करोगे तो शायद समझ में आने लग जाए। अरे जानते हो ना इसका मतलब क्या है, एक डाई पे कुछ नंबर आ गया, दूसरे पे कुछ नंबर आ गया, और ये पॉसिबिलिटी हमने सारी लिख दी बच्चों बोर्ड पे। आपको सवाल समझो, पहला सवाल क्या है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जोड़ जो है वो 9 से बड़ा आएगा। जोड़ जो है वो 9 से, दोनों डाइस का जो सम है मिला के ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। अच्छा यही सवाल अगर 10th क्लास के बच्चे से पूछा जाएगा, बस इतना ही पूछा जाएगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम 9 से बड़ा आएगा। चलो बताओ क्या आंसर आएगी, जल्दी आंसर बोल दो। यही क्वेश्चन 10th क्लास के बच्चे से इतना ही पूछा जाता है कि 2 डाइस को फेंका, बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम 9 से बड़ा आएगा। ऐसे में तुम लोग क्या आंसर करोगे? 9 से बड़ा सम कब कब होता है? यहाँ तक किसी में भी 9 से बड़ा नहीं है। यहाँ से पहली बार शुरू होता है 4 6 से,
है ना, इससे पहले तक भी 9 से बड़ा नहीं है, और ये भी कट कर दो तो 1 2 3 4 5 6 केस में ऐसा है। आप लोग आंसर लिखते 6/36, क्या लिखते बोलो? अगर ये क्वेश्चन 10th क्लास के बच्चे के लिए होता तो वो इतना ही करता। बिल्कुल लिखिए मत, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ समझ में आना और आसान हो जाता है। मतलब मैंने बोला था सेकंड क्लास में और इजी लगेगा आप लोगों को। तो उसने क्वेश्चन बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डाइस पे सम आएगा वो 9 से बड़ा आएगा। तो मैंने कहा 6 केसेस है सर, 6 बार सम बड़ा आता है 9 से, मतलब जोड़ जो है 9 से बड़ा आता है, तो सर 6/36। लेकिन क्वेश्चन पूरा पढ़ो क्या है, कह रहा है कि क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि सम 9 से बड़ा आएगा, लेकिन गिवन ये कर दिया कि जो ब्लैक डाई है उस पे 5 आ गया, ब्लैक डाई उस पे। अब समझो, अब कंडीशन लग गया कि नहीं लग गया कि आपका ये हो ही नहीं सकता, ये वाला केस 6 वाला हो ही नहीं सकता। उसने कंडीशन डाल दिया क्या कि ब्लैक वाली डाई पर क्या आ चुका है, 5 आ चुका है, तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम 9 से बड़ा आएगा, सम 9 से बड़ा आएगा। तो गाइस एक बात सुनिए, आप लोगों ने 2 डाइस फेंकी थी, एक रेड और एक ब्लैक। तो आप लोग मान लीजिए कि पहले वाली जो डाई है वो ब्लैक वाली है, दूसरे वाली बोलो क्या है, रेड वाली। उसका सवाल ये है, लिखो मत अभी, लिखो मत, लिख लेना, लिखते वक्त ही छूट जाती चीज दोस्ती बतानी। क्वेश्चन अगर मुझे वैसे करना हो जो लेंथ वाइज चलना हो, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते इस क्वेश्चन को हमें, लेकिन अगर वैसे करना हो तो ई इवेंट बोलो कैसा बच्चे, ई बोलो क्या है, ई होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है, एफ होता है जो हो चुका होता है, क्योंकि इसको पढ़ते हैं ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी हैपेंड। तो ई की संभावना जब एफ हो चुका हो, तो ई किसकी पूछ रहा है बोलो, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, सम इज ग्रेटर देन 9, और एफ बोलो क्या है, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, ब्लैक डाई में 5 आया है, तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी कि सम 9 से बड़ा आ जाएगा। ये तो सवाल है, एक बार पढ़ के देखो सब बच्चे। इधर भाई यश होता फिर भी लिखते रहे, अंग्रेजी में बोलने सीख लो, मैं भी इंग्लिश थोड़ी सी इंग्लिश में बोलने लग जाऊंगा। एफ क्या है भाई, ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5, ये हो चुका है कि ब्लैक वाली डाई पे 5 आ चुका है। अब क्या संभावना है कि सम 9 से बड़ा आएगा, इसको पढ़ के देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज हैपेंड। एफ इज हैपेंड का मतलब ये हो चुका है, ई की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, किसकी होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। सो गाइस वैसे अगर हम देखिए जो हमने तरीका सीखा था, वो तरीका बोलो क्या सीखा था कि इसमें ये बोला गया था तरीके में, यार आपको क्या करना होता है, आपको पहले ई इवेंट बनाना है। बोलो ई में कौन कौन आएगा, सम इज ग्रेटर देन 9 में कौन कौन आएगा, बताओ सम इज ग्रेटर देन 9 में कौन कौन आएगा, 4 6। देखो इससे पहले तक कोई भी सम 9 से बड़ा नहीं है, और क्या आएगा बोलो, 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6। ये तो बस ये बोल रहे हैं सम इज ग्रेटर देन 9 कितने केसेस में, तो इवेंट बना दिया। अब बनाओ ब्लैक डाई में जब 5 आया, ब्लैक डाई में 5, ब्लैक डाई पहले वाली है, तो ये पहले वाली पूरी लाइन 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। जो बच्चे लास्ट क्लास आए उनको पता है मैं करके आ रहा हूँ, वही चीज कर रहा हूँ जो लास्ट क्लास सिखाई गई है। फिर क्या निकालना होता है बोलो, इंटरसेक्शन। जरा बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 5 5 6, बस ये यार है। तो मुझे बताइए जनाब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ का फॉर्मूला क्या होता है। अरे फिर डायरेक्ट भी बताऊंगा, चिंता मत करो, पहले लंबे पैटर्न सीखो, फिर डायरेक्ट बताऊंगा बिना इसकी कैलकुलेशन के, तो आंसर कैसे लग जाता पता। तो यहाँ पर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। जरा सब बच्चे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, 2 है भाई, कितने हैं भाई 2 आउट ऑफ 36, तो इसके होने के चांसेस 2/36 हैं, और एफ के होने के चांसेस 6/36 है। बोलो कितना आएगा, 2/6। आंसर बोलो, ये आंसर आ गया। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन को बिना इतनी मेहनत करे भी करा जा सकता था, मतलब ये नहीं लिखना पड़ता हमें, लेकिन पेपर में तो करना पड़ेगा भैया। ऐसे मैं बता रहा हूँ, वैसे आंसर कैसे बता लिया था। उसने क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन सुनो बिल्कुल, अब लिखना बंद करो सब बच्चे, सब देखो। उसने बोला कि ब्लैक डाई में तो 5 ही आ चुका है, इसका मतलब तुम सारी संभावनाएं कंसिडर ही मत करो, बस ये देखो कि यही वाली लाइन में संभव है कुछ, क्योंकि इसने बोल दिया पहले वाली डाई पे तो 5 आ ही चुका है, इसका मतलब यही 6 केस में से कोई केस होंगे। अरे समझो तो सही, और तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं, क्योंकि उसने बोल दिया पहले वाली डाई पे तो 5 आ चुका है। अब सम 9 से बड़ा होगा तो क्या संभावना है, तो मैंने कहा इन पहले वाली डाई पे अगर 5 आया तो कितनी बार ऐसा होता है कि सम 9 से बड़ा होता है, एक बार बस इस केस में और एक बार बस इस केस में, बोला है कि नहीं। तो 6 में से कितने केसेस में ऐसा होता है कि 9 से बड़ा सम आए, 2 बार, तो 6 नीचे 2 ऊपर, आंसर 2/6। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आया समझ में आनंद, सिंपल। अगर उसने बोला एफ हो चुका है, इसका मतलब बाकी सब कुछ भूलना पड़ेगा ना, एफ हो चुका मतलब पहले डाई तो 5 आ चुका है, मतलब यही 6 केस संभव है, और इन 6 केस में से ऐसा कितनी बार होता है कि 9 से बड़ा सम आता है, 2 बार होता है, तो 2/6 आगे प्रोबेबिलिटी। ये डायरेक्ट सोचने का तरीका है, लेकिन लेंथी प्रोसीजर हमारे पास हमेशा होता है, ई वाला करना है, एफ वाला करना है, इंटरसेक्शन करना है, और फिर प्रोबेबिलिटी सॉल्व करनी है। ये तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को करवाया गया, लक्ष्य नहीं है आई थी लास्ट क्लास, करें आगे। इसी का सेकंड पार्ट समझो एक बार, इसी का सेकंड पार्ट समझो क्या है।
सेकंड पार्ट कह रहे फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। बोलो अब ई बोलो क्या हो गया, सम इज 8। अब 8 है बिल्कुल एग्जैक्टली। गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। रेड डाई इज रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। रेड डाई पे अगर 4 से छोटा नंबर आ चुका है, प्रदीप यहां पे देखो, रेड डाई पे नंबर 4 से छोटा आ चुका है, तो बताइए कि अब सम 8 आ जाएगा, इसकी क्या संभावना है? तो कंडीशन डाल दी ना। वैसे सम 8 आता है कई केसेस में, सम 8 आता है कई केसेस में, सम 8 यहां पर भी आता, इसमें भी आता, इसमें आता, इसमें आता, इसमें आता, 5 केसेस में आता। तो 5 में 36 वैसे आंसर होना चाहिए था, लेकिन कंडीशन उसने बदल रखी है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आपकी जो रेड डाई पे है वो 4 से छोटा ही नंबर आया है। अब बताओ कि 8 सम आ जाएगा, इसकी क्या संभावना है? तो भैया एक बात मुझे छोटी सी पहले बताओ, क्लास बोर्ड पे देखते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस होने वाली है। यहां से आपको ना क्लैरिटी आएगी इस कांसेप्ट को लेके। बिल्कुल ये मेरे पास सैंपल स्पेस है, मैं इसको साइड में रखता हूं। आप मुझे बताओ, पहले ई और एफ बना लो, फिर मैं डायरेक्ट वाले तरीके से जाएंगे। सम 8 किन किन केसेस में होता है, जल्दी बोलना शुरू करो। क्या पहले वाली लाइन में कहीं भी 8 है? नहीं। अरे पहले वाली लाइन में कहीं भी 8 है? नहीं। दूसरे वाली में 2 6, तीसरे वाली में, उससे अगली में, उससे अगली में 5 3, उससे अगले में 6। चलो एफ में क्या क्या आएगा? एफ कहता है रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। अब रेड डाई दूसरे वाली डाई है, तो 4 से छोटे नंबर उस पे आएंगे, तो ऑब्वियसली बात है शुरू में ये उठा लो सारे। अरे कौन से वाले? ये 18 उठा लो ना, ऐसा समझ नहीं आ रहा, ये गलत उठा रहा हूं मैं, गलत उठा रहा हूं। उसने बोला रेड वाली डाई पर नंबर 4 से छोटा, रेड दूसरे वाली डाई है, 4 से छोटा इस तरफ है, इस तरफ है सारे के सारे, तो ये वाले उठाने हैं। अरे यही वाले उठाने हैं। इन सभी पर आप चेक करो ना, रेड वाली डाई पर जो नंबर है वो 4 से छोटे हैं कि नहीं बताओ? कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर, नहीं आ रहा ना। रेड वाली डाई पर इन सभी केसेस में नंबर जो है वो 4 से बोलो क्या है, छोटा है। बाकियों में बाकी के 18 केसेस जो बचते हैं वो 4 या 4 से बड़े नंबर होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया ना समझ में? उसने बोला था रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4 कि रेड वाली डाई पर नंबर 4 से छोटा है। रेड वाली कौन सी डाई मेरे अकॉर्डिंग? मैंने ब्लैक और रेड माना है, दूसरे वाली डाई रेड है। अब बोल रेड वाले पे 4 से छोटे नंबर है, 4 छोटे कहां पर होंगे? सारे इस तरफ ही तो होंगे। देखो ना 3 3 3 3 है रेड पे, 2 2 2 है, 1 1 1 है। क्लियर है? सो मुझे बताओ जरा, ई आ गया, एफ आ गया, ये लॉन्ग मेथड है ना जैसे करना होता है। बोलो ई और इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा? सब बच्चे बोलो क्या क्या इंटरसेक्शन है? बोलो बोलो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा 5 3 है, 6 2 है। कितने इंटरसेक्शन में आ रहे? 2। तो सब बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज हैपेंड, फार्मूला है भैया, ई की क्या प्रोबेबिलिटी जब वो हो चुका हो? तो भैया सीधा फार्मूला कहता है कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन में एफ की प्रोबेबिलिटी। चलो इंटरसेक्शन की बोलो कितनी? 2 में 36, एफ की प्रोबेबिलिटी बोलो कितना आएगा? 2/18 यानी। लेकिन अगर मैं तुमसे चाहूं कि मेरे को डायरेक्ट करना है, ए सचिन मेरे को क्वेश्चन डायरेक्ट करना है, तो आप जरा एक बार फिर दोबारा से लिखना, बिल्कुल बंद करो, बोर्ड पे देखिए। कहीं क्या था? उसने बोला था कि ये चीज हो चुकी है, मतलब रेड डाइस पर नंबर 4 से छोटा ही है। इसका मतलब 36 केस की संभावना छोड़ ही दो, अब तो बस ये 18 केस ही बच गया आप लोगों की, क्योंकि उसने बोला ये तो हो ही चुका है कि रेड डाई पे नंबर 4 से छोटा है। तो मैंने कहा यही 18 केस है, ये 18 केस है। अब टोटली चीज बताया कितनी बची? बोलो 18। उसमें से कितनी बार सम 8 आया है? तो मैंने कहा पहले में कहीं नहीं, दूसरे में कहीं नहीं, 8 सम आया, एक बार इसमें और एक बार बस इसमें। कितनी बार? 2 बार। तो 2/18 आंसर हो गया। देखो 2/18 है कि आप समझ में आ रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट भी सोची जा सकती है, लेकिन हमें प्रोसेस पेपर में क्या करना पड़ेगा? जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी उसको ई माना, जो हो चुका है उसको क्या माना? बोलो एफ। दोनों की मैंने इवेंट्स बनाए, ई इंटरसेक्शन एफ बनाया और फिर फॉर्मूला लगाया। पेपर में तो मेरे को यही प्रोसीजर लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं बिना इसको सॉल्व करे भी आंसर सोच सकता हूँ। जैसे याद है लास्ट क्लास एक क्वेश्चन था कि मदर फादर और सन फोटो के लिए खड़े हुए, और ये चीज हो चुकी है कि फादर मिडल में है। फादर, तो बताइए सन किसी एंड पे होगा, इसकी क्या संभावना? तो लॉजिकली सोचो अगर फादर मिडल में है तो सन डेफिनेटली किसी एंड पे होगा, तो प्रोबेबिलिटी पूरी 1 थी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 100%। नहीं आ रही बात समझ? अरे क्या तो है ये आगे समझ में? यस। चलो और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नोट बाद में घर पे कर लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो चलो, अभी तुम्हें 11वां क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ भाई, 11वें क्वेश्चन को बाद में कर ले, पहले स्टेटमेंट वाले कर ले सारे, पहले स्टेटमेंट वाले कर यार। पहले आप लोग बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है 14th, बिल्कुल इसी के जैसा भी करें जैसे वैसे ही बिल्कुल। इसलिए 14 कराता हूं पहले। कहता है गिवन दैट द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग द टू डाइस आर डिफरेंट। बच्चों इंपॉर्टेंट है, सुनिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कह रहे ये गिवन है
ये गिवन का मतलब होता है कि ये हो चुका है ना। तो कहते हैं गिवन है कि दो डाई को फेंकने पर दोनों नंबर अलग अलग आए हैं, अलग अलग, इसका मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नहीं आया, उनसे अलग कुछ भी आया नहीं आया। मेरे पास में जो हो चुका होता है उसको तुम क्या बोलते हो, एफ, क्या बोलते हो, और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है वो क्या होता है, बोलो ई। तो कह रहे हैं कि ये तो हो चुका है कि दोनों डाइस पर जो नंबर आए वो अलग है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम 4 होगा? क्या तुम ट्राई कर सकते हो? अरे तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा ना कुछ भी, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस हो रहा है बस। करना इस क्वेश्चन को, फिर अगर आ गया तो एक्टिव हो जाओ यार। आप लोगों के रिस्पॉन्स ही टीचर को एनर्जी देते हैं, लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, टीचर की एनर्जी भी डाउन होती है। सैंपल स्पेस आपके सामने है, दो डाइस को फेंका है, एफ कुछ बताया उसने, गिवन का मतलब होता है एफ है जो हो चुका है। हो क्या चुका है? हो क्या चुका है? दोनों डाइस पर नंबर अलग है, ये हो चुका है। अब सम 4 आएगा, इसकी क्या संभावना है? मैं तो कह रहा हूं देख के ही बता दो। 2 बाई 30 बोला भाई रिया ने, 2 बाई 30, और मेरे को लगता है बिल्कुल ठीक बोल रही, बिल्कुल ठीक बोल रही। 2 बाई 30 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है। ये सिचुएशन है, ये रहा है, क्या कैसे पता लगा? क्वेश्चन पढ़ो एक बार, पढ़ो एक बार क्वेश्चन सुन लो, 14 क्वेश्चन नंबर तसल्ली से पढ़ो, पता लगेगा क्या हो चुका है। गिवन दैट, गिवन का मतलब ये, गिवन का मतलब ये हो चुकी है, जैसे गिवन है डाइस पे दोनों नंबर अलग है, ये तो पता लग चुका है अलग हैं। अब सम 4 आ जाएगा, इसकी क्या संभावना है? अच्छा एक बात सुनो भाई, क्लास पढ़ लिया क्वेश्चन, एक बार बिना सॉल्व करे करके देखते हैं। उसने बोला ये तो हो चुका है कि नंबर अलग ही है, इसका मतलब ये वाले 6 तो नहीं होंगे। अरे बीच वाली लाइन डायगोनली देखना, 1 1 2 2, ये तो है ही। इसका मतलब कितने केसेस हैं? 30। अब 30 में से मुझे बताओ जरा कितनी बार ऐसा हुआ कि सम जो है मेरा 4 आया होगा? तो सम 4 कब आया होगा? एक बार इस केस में 4 आएगा सम, एक बार इस केस में आएगा। ये वाला ले नहीं सकता, क्योंकि मैंने बोला ना 30 ही केस बन रहे हैं, क्योंकि उसने बोला कि दोनों नंबर्स पर दोनों नंबर्स बोलो क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो बचे हुए 30 केस ही आ रहे हैं, 6 तो है ही वैसे। और उन 30 में कितनी बार सम 4 आएगा? सिर्फ 2 बार, एक जब 1 3 होगा और एक जब 3 1 हुआ। तो कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी? 2 बाई 30। और आप वैसे कैलकुलेट करिए, 2 बाई 30 आंसर आएगा। कैसे करके देखते हैं, आ जाओ। ई में बोलो क्या है? ई में है सम इज 4, सम इज 4 वाले सारे लिख दो। कब कब सम 4 आता है? 1 3 2 2 3 1, बस यही सम 4 वाले। अच्छा बताओ एफ में कौन आएगा? द नंबर्स आर डिफरेंट, समझ जाओ यार, 30 आएंगे। कितने आएंगे? लिखूं क्या? तो मैं इसको ना ऐसे कर देता हूं, अगर तुम चाहते हो तो इसी को उठा के रख देता हूं, रख दिया, और थोड़ा सा पैनल का फायदा उठाते, समझ गए? अरे उसने बोल रहा है ना दोनों नंबर अलग हैं, दोनों नंबर अलग है, तो ये वाले केस में हटा दिए, क्या समस्या है? हो गया ना 30 केस। अब बताओ जरा इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन बोलो। 1 3 2 2 नहीं मिलेगा, उसमें 3 1 मिलेगा। चलिए मुझे बताओ जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बताओ ई इंटरसेक्शन एफ में 2 केसेस हैं, 2 आउट ऑफ 36, एफ का बोलो कितना? 30 आउट ऑफ 36। बोलो आंसर कितना आया? यानी 1/15। तो मैंने कहा ना, तुम लोग डायरेक्ट भी सोच पा रहे 2/30 कैसे? नहीं आया समझ में। अब आज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थोड़ा और आसान लगा आप लोगों को लास्ट क्लास करने के बाद, क्योंकि आज तुम्हें वैसे भी दिख रहा है कि बिना इसके भी हम आंसर्स निकाल पा रहे हैं, लेकिन ऐसे तो करना आना ही चाहिए। वैसे लास्ट क्लास हमने बस ऐसे करे थे, डायरेक्ट कम समझे थे, आज डायरेक्ट भी समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा? पक्का? नेक्स्ट पे बढ़े। चलो, सो इट्स क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर निकालो। क्वेश्चन नंबर 12। और बच्चों समझ में भी आ रहा है तुम लोगों को? नहीं आ रहा? जल्दी तो नहीं हो रहा? अरे लड़कों पीछे, तुम लोगों को आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ोगे। Assume that each born child is likely to be a boy or a girl। मान के चलते हैं कि जो न्यू चाइल्ड होने वाला है वो बॉय या गर्ल बिल्कुल इक्वल प्रोबेबिलिटी से होने वाला है, मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी की बॉय, 1/2 प्रोबेबिलिटी की बोलो गर्ल, है ना? ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है? फैमिली हैज 2 चिल्ड्रंस। अगर एक फैमिली के पास 2 चिल्ड्रंस है, 2 चिल्ड्रंस,
सो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स? क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों ही लड़कियां हैं? दोनों ही गाइस दोनों ही लड़कियां हैं। क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी? दोनों ही लड़कियां हैं। तो ये कौन सा इवेंट हो गया? ई। ये क्या हो गया बोलो? ई। अब बताइए क्या हो चुका है। और गिवन ये है पहला वाला केस की यंगेस्ट गर्ल है। यंगेस्ट बोलो क्या है? और सेकंड वाले में बोलता है कि एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग करके करेंगे। पहले तुम मुझे बताओ, एक फैमिली में अगर दो बच्चे हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? दो बच्चे हैं तो भाई गर्ल हो सकती है, गर्ल बॉय हो सकता है, बॉय गर्ल बॉय बॉय, क्योंकि एज के हिसाब से ना। अच्छा जो पहले लिखा है उसको क्या मान लो? एल्डर मान लो। जो पहले है उसको एल्डर मान लेते हैं और जो बाद में है उसको यंगर मान लेते हैं। मान लेते हैं ना, जो पहले वो लिखा है भैया वो पहले हुआ है तो वो एल्डर है और बाद वाला यंगर है। कोई दिक्कत तो नहीं है, इससे हमारे को क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। तो पहले वाला एल्डर है, बाद वाला यंगर है। अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं, पहले वाले को यंगर, बाद वाले को एल्डर बोल सकते हैं, अपनी मर्जी। सो भैया हो क्या सकता है क्लास में? अगर फैमिली में दो बच्चे हैं तो क्या क्या हो सकता है? एल्डर और यंगर दोनों ही सिस्टर हैं, मतलब दोनों ही गर्ल है। एल्डर गर्ल है और यंगर ब्रदर है। एल्डर जो है ब्रदर है, यंगर गर्ल है, और दोनों ही एल्डर और यंगर दोनों ही लड़के हैं। भाई क्लियर है कि नहीं बताओ जरा। चलिए आगे सवाल समझते क्या है। सवाल क्या है? ये क्वेश्चन पढ़ने में कितना मुश्किल है, करने में मुश्किल भी लगेगा आप लोगों को। सिंपल स्पेस क्या होते के साथ क्या बोलेंगे? क्या पूछा है? व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स? क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ही लड़कियां होंगी? अच्छा 10th क्लास के बच्चे से सिर्फ कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? बस रुक जाएगा यहाँ पर, क्या बोलेगा? क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ही लड़कियां होंगी? तो क्या बोलोगे? 1/4। क्या बोलोगे? ये 10th क्लास के बच्चे का क्वेश्चन है, लेकिन आपको सिखाने वाला है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या सिखाएगा बोलो? वो आपको बोलेगा कि दोनों ही लड़कियां होंगी, इसकी क्या संभावना है अगर ये गिवन है कि यंगर वाली लड़की, यंगर वाला जो बच्चा है वो लड़की है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आपको कंडीशन लगा के पूछ रहा है, इसलिए सवाल के आंसर बदल जा रहे हैं। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? तो यहाँ पर क्या बोला उसने? ई की प्रोबेबिलिटी बताओ। ई बोलो क्या है? बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर। अच्छा पहले वाले पार्ट में मुझे बताओ एफ क्या है जो हो चुका है? एफ क्या है जो हो चुका है? यंगर इज अ गर्ल। ये बोले? अरे यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा तुम्हें। यंगेस्ट इज अ गर्ल ना। तो मेरे को एक बात बताओ सब बच्चे, ई में कौन कौन आएगा? जी जी। एफ में कौन कौन आएगा जिसमें यंगर गर्ल हो? तो यंगर है जी जी बी जी। अरे नहीं आ रहा समझ में? पक्का? अब जरा बताओ इंटरसेक्शन क्या आएगा? जी जी। चलो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ कितना आएगा? बोलो एक केस है ऐसा इंटरसेक्शन एफ का आउट ऑफ 4, एफ में 2/4 1/2। अच्छा क्या तुम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोच सकते थे? ये हो चुका है, यंगर वाली तो लड़की ही है। अगर यंगर वाली लड़की है, ये हो ही चुका है, तो इसका मतलब या तो ये वाला केस होगा बस, या ये वाला केस होगा। ये तो हो ही नहीं सकते बिकॉज़ इन दोनों में यंगर लड़के हैं। अब इन दो में से ऐसा कब कितनी बार हुआ कि मतलब अगर यंगर लड़की है, ये हो चुका है, मतलब ये दो केस है, तो दोनों लड़कियां होंगी, इसकी कितनी संभावना है? दो में से ऐसा एक बार होता है, तो कितना आएगा प्रोबेबिलिटी? 2 1/2। क्या आएगा बोलो? चेतन नहीं आ रहा था, डायरेक्ट भी कर सकते। हाँ किसमें? कहाँ लिखा हुआ ऐसा? समझा नहीं मैं कहाँ पर बोल रहा हूँ। Assume that each born child is likely to be boy or girl. देखो उसका स्टेटमेंट क्या है, उसका स्टेटमेंट समझो क्या है। वो आप उसको गलत मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं। वो ये कहना चाह रहा है कि आप ये मान के चले कि लड़का और लड़की होने की संभावना बिल्कुल 50-50% है। ऐसा ना हम समझे कि लड़की होने की संभावना ज्यादा है, लड़का होने की संभावना कम है। ये बिल्कुल देखो अभी ये जैसे सिक्के पे होता है, हेड और टेल आने की संभावना बिल्कुल 50% होती है, तो वैसे ही वो मान के चल रहा है कि भैया लड़का और लड़की आने की संभावना बिल्कुल 50% है दोनों की। तो ऐसे में संभावना बनेगी ना जी 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 भी करके, इस तरीके से। नहीं आया मेरी बात समझ? तो वो बस ये कहना चाह रहा है कि कोई इसमें सवाल खड़ा ना कर दे कि भाई नहीं लड़की होने के चांस ज्यादा है, लड़के होने के चांस ज्यादा है, इसलिए उसने पहले वाली लाइन बोल दी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उस लाइन का कोई खास महत्व तो नहीं है, बस इतना ही महत्व बस जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद क्लास प्लीज इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट इसका क्या है? सेकंड पार्ट में कहता है अच्छा ई तो क्या रहेगा? ई तो वही रहेगा, बोथ आर गर्ल्स। कुछ कहेंगे सर ई ऐसे क्यों रहेगा? अरे क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोल दिया था व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। बोथ आर फर्स्ट केस जब ऐसा हो चुका, सेकंड केस जब ऐसा हो चुका, तो बोथ आर गर्ल्स की क्या संभावना है जब ऐसा हो चुका? अब ऐसा क्या था? एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। एटलीस्ट मैंने कहा ना जब तुम्हें समझ ना आए तो कुछ नहीं करना, तुम्हें बस इवेंट तैयार कर देना है। ई इवेंट बोलो क्या आएगा? जी जी। एफ इवेंट बोलो क्या आएगा? एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। तो एटलीस्ट वन इज अ गर्ल में कौन कौन से केसेस आएंगे जिसमें एक लड़की भी हो, दो वाले भी आ जाएंगे। तो बोलो जीजी भी आ जाएगा इसके अंदर, जीबी भी आ जाएगा भाई, और बीजी भी आ जाएगा। बस कौन नहीं आएगा? बी भी नहीं आएगा भाई। अरे नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि एटलीस्ट वन इज अ गर्ल तो होना चाहिए। नहीं आ रहा समझ में?
बोलो ई इंटरसेक्शन एफ, बोलो बोलो जी जी, चलो बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। मुश्किल लग रही है एक्सरसाइज अब तो आसान लगनी चाहिए, अब तुम्हें दिखना चाहिए कि हर क्वेश्चन एक ही तरीके से हो रहा है यार। तो ई बाय एफ का इंटरसेक्शन 1 है, तो 1 बाय में 4 और एफ का तो आ गया 1 बाय 3। अच्छा इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, तो वो कहता है ये हो चुका है, ये हो चुका है, मतलब कि ये पता लग चुका है कि एटलीस्ट एक तो गर्ल है, एटलीस्ट एक तो गर्ल है। इसका मतलब कि ये वाला केस संभव है, ये वाला केस संभव है, ये वाला केस संभव है, ये तो है ही संभव। इसका मतलब टोटल कितने केस संभव है, 3। उसमें से कितने चांसेस है कि दोनों लड़कियां होंगी, तो 3 में से बस एक बार ऐसा होता है। कितना आंसर आ गया, 1 बाय 3। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, तुमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, तुमने ये पैटर्न चेंज करा क्या, ई एफ ई इंटरसेक्शन एफ, यही करते आ रहे हैं। दोबारा सुन लीजिए, एफ क्या होता है, जो हो चुका होता है, ई क्या होता है, जिसकी संभावना पूछता है। तो मैंने एफ भी लिखना है, मैंने ई भी लिखना है, और फिर दोनों के इवेंट्स बना के इंटरसेक्शन भी बनाना है, फॉर्मूला लगा देना यार, खत्म कहानी। नहीं आ रहा समझ में भी, जो आए थे भैया उनको तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, जो नहीं आए थे कुछ कुछ आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई। ध्यान रखिएगा, सीबीएसई इस क्वेश्चन को बड़ा पसंद करती है और ये बहुत बार दे चुकी है। क्या कहता है, अगर कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये वाला है। कहता है 13th क्वेश्चन, एक इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ, एक इंस्ट्रक्टर के पास एक क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर कितने क्वेश्चंस हैं, 300 आसान ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। सुन लीजिए भाई क्लास, बिल्कुल बातें मत करना इस क्वेश्चन में। 200 उसके पास डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 500 उसके पास इजी एमसीक्यू है, और 400 उसके पास डिफिकल्ट एमसीक्यू है। सवाल समझ में आ गया, मतलब ये 4 चीजें दी हुई, ये क्वेश्चन बैंक के अंदर मटेरियल है सारा। अब आगे सवाल पढ़ते हैं, लिखना बंद कर दो यार, सवाल को देखो ना, तुम जिस समय सवाल करा हो तो लिख रहे होते हो, सवाल पढ़ रहा हूं तो सवाल पे ही ध्यान दो। सबसे पहला स्टेप होता है क्वेश्चन समझना। हम क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते, कई बार तो ऐसा करते हो आप लोग कि क्वेश्चन बिना पढ़े ही ना मेरे से सॉल्यूशन समझने लगे। जिस समय मैं आपको क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आपकी नजरें सिर्फ क्वेश्चन पे हो और मेरी तरफ हो, बस ये 2 चीजें होनी चाहिए। उसमें ना लिखिए ना पिछले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया, देखो ध्यान नहीं किसकी बड़े बहुत बहुत बड़े उसकी स्टेटमेंट है ये, अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो 50% प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो चुकी है आप लोग, बस 50% पे और काम कर रहे हैं। आप सबसे पहला वाला 50% ही गलत करते हैं, क्वेश्चन ही नहीं सुनना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन का डाटा पहले समझ में आया, अब आगे बढ़ो। क्या कहता है, इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, अगर ये क्वेश्चन सिलेक्टेड किया गया पूरे क्वेश्चन बैंक से, तो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, क्या संभावना है कि वो क्वेश्चन क्या होगा, आसान होगा। 10th क्लास के बच्चे क्वेश्चन यही बंद कर देंगे, क्या संभावना है कि क्वेश्चन आसान होगा, रुक जाइए भाई। 10th क्लास के बच्चे की तरह आंसर है, इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन आसान होगा, इसकी क्या संभावना है। तो आप पढ़ेंगे टोटल क्वेश्चन सर कितने हैं, 1400, उसमें से आसान वाले कितने हैं सर, 800, तो 800 बाय 1400 10th क्लास के बच्चे का इतना ही है। लेकिन आपको तो वो कंडीशन लगा के देगा, आपको क्या कंडीशन लगाई, सुन लो। उसने कंडीशन लगाई कि क्या संभावना है कि क्वेश्चन आसान होगा, गिवन ये है कि वो एमसीक्यू है, गिवन ये है कि वो, अब आप मुझे बताओ बिना सॉल्व करे बताओ, गिवन ये है कि वो एमसीक्यू है, तो गिवन ये है कि वो एमसीक्यू, तो एमसीक्यू तो मतलब सिर्फ एमसीक्यू ही है, ये तो पक्का बता रखिए वो एमसीक्यू है। अब एमसीक्यू कितने बोलो, एमसीक्यू कितने बोलो, 900। अब उसमें से आसान होगा, इसकी क्या संभावना है, तो 900 तो 500, तो 500 बाय 900 आंसर आ गया, 5 बाय 9 कितना आ गया। तो उस बच्चे का 10th क्लास वाले बच्चे का आंसर अलग है, आपका आंसर अलग है, क्योंकि उससे बिना किसी कंडीशन के क्वेश्चन पूछा गया कि क्या प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आसान होगा। तो भैया आसान होने की प्रोबेबिलिटी तो सर 800 बाय में 1400, समझो यार मेरी बात। लेकिन आपको बोला गया कि आसान होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर ये गिवन है कि क्वेश्चन एमसीक्यू वाला है क्वेश्चन, फिर आप सारे में से देख ही नहीं सकते, बस एमसीक्यू वाले में से देखोगे आसान की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एमसीक्यू वाले 900 है, उसमें से आसान कितने बोलो 500, तो 900 में से बोलो कितना, बोलो 500, आंसर कितना आएगा बोलो 5 बाय 9, कितना आएगा बोलो। सवाल समझ में आ रहे हैं आप लोगों को, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या फर्क है और 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी में क्या फर्क है। यहाँ वो आपको एक कंडीशन पहले डाल देते हैं, तो वही काम करिए। ई बोलिए क्या दिया हुआ है, एफ बोलिए क्या, एफ जो हो चुका है बोलो क्या, गिवन ये है, गिवन दैट क्वेश्चन इज एमसीक्यू, गिवन दैट क्वेश्चन इज एमसीक्यू, ये गिवन है भाई। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन बोलो क्या होगा, क्वेश्चन आसान होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, सही बात है कि नहीं। अब यहाँ पर सेट क्या बनाओ, क्वेश्चन थोड़ा दिया मुझे, सेट कैसे बनाओ, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा सीधा, ई इंटरसेक्शन है, बताओ सब बच्चे क्या है, ई इंटरसेक्शन है बताओ क्या है, क्वेश्चन इज इजी और क्वेश्चन इज एमसीक्यू, तो इसका मतलब क्या बोलो, बहुत अच्छे, इजी एमसीक्यू, ये इनका बोलो क्या हो गया, इंटरसेक्शन।
अरे इंटरसेक्शन दोनों जो कॉमन हो तो वो एमसीक्यू है, ये इजी है, तो इजी एमसीक्यू वाले इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। सब बच्चे मुझे बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज हैपेंड, पढ़ना भी सीखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज हैपेंड, एफ इज हैपेंड मतलब क्वेश्चन एमसीक्यू है तो क्या प्रोबेबिलिटी ई की, यानी क्वेश्चन के आसान होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बोलेंगे सर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय में एफ की प्रोबेबिलिटी। सब बच्चे बोलो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या, इजी एमसीक्यू कितने बोलो 500, आउट ऑफ कितने, क्योंकि टोटल क्वेश्चन की संख्या है 1400, तो बोलेंगे 500 बाय 1400 डिवाइड बाय में एफ की वो एमसीक्यू है, बोलो कितना 900 बाय 1400। आंसर बोलो, आंसर बोलो। क्या तुम्हें ये क्वेश्चन शुरू में देखते ही नहीं समझ में आ गया था? बिना ये करने की भी बात पहले समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था? अगर वो समझ में आ रहा था तो तुम सीख गए हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में क्या। वो नहीं आया था तो फिर अभी तुमने ढंग से सीखा नहीं है, फिर तुमने अभी रटा है कि ई इवेंट बनाओ एफ इवेंट बनाओ, दोनों के एलिमेंट सीखो, फिर इंटरसेक्शन बनाओ और फिर ये करो, तो वो रटने वाली चीज है। अगर तुम्हें वो वाली बात समझ में आ गई थी जब उसने बोला कि क्वेश्चन तो एमसीक्यू है तो पता लग चुका है, अब उसके आसान होने की प्रोबेबिलिटी क्या, तो बच्चा ऐसे पढ़ता है एमसीक्यू वाला है इसका मतलब ये 900 में से कोई है। अभी 900 में से आसान कितने 500, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बोलो 500 बाय 900। और अब से तुम्हें ये भी समझ में आ रहा हो कि मैं क्यों तुम लोगों को कल इस बात पे जोर दे रहा था कि एफ हो चुका है, इसका मतलब इसी में से देखना है कि अभी की कितनी संभावना है। तो नीचे इसीलिए मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और उसमें से ई के होने के चांसेस कितने बोलो जितने इंटरसेक्शन के होने के चांसेस है। अब याद आ रहा है कि इसी में से ही ढूंढना है अभी, टोटल में से नहीं। 10th क्लास के बच्चों को टोटल में से बोल रहा था क्वेश्चन, आपको बोल रहा है कि ये हो चुका, अब बताओ ये क्लियर होगा कि नहीं आया समझ। तो यहाँ से आपको ना बिल्कुल सही पोजीशन लेनी है कि भैया क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ का कैसे करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया बस, नहीं आई बस, पक्की बात है। कौन सा क्वेश्चन बच गया? 15th क्वेश्चन, आओ भैया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। कह रहे हैं कि एक डाई को फेंकने का एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, अगर 3 का कोई मल्टीपल आया, अब डाई का 3 का मल्टीपल क्या आएगा? 3 आएगा, 6 आएगा, थ्रो डाई को फिर से फेंक। और अगर कोई और नंबर आया तो सिक्के को उछालेगी। अगर कोई और नंबर आया तो 11th क्लास में ऐसा करते थे कि सैंपल स्पेसेस बनाते थे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, पर सैंपल स्पेस बनाते, बाद का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं कि भैया क्या, अरे एक डाई को फेंका, अगर 3 का मल्टीपल आया तो डाई को फिर फेंका, एक ही बात। और अगर 3 का मल्टीपल नहीं आया, कुछ और आया, तो सिक्के को फेंका। अब चलो मान लो 1 आया, क्लास समझिए इस बात। अगर 1 आया तो आपने क्या करा होगा? सिक्के को फेंका होगा, और सिक्के को फेंका होगा तो क्या आएगा? तो हेड आएगा, क्या आएगा बोलो? टेल। तो 1 के साथ में या तो हेड आएगा या 1 के साथ में टेल आएगा। कोई आपत्ति है तो बोलो जल्दी। अच्छा, डाई पे अगर 2 आया होगा तो फिर सिक्का उछाला होगा, तो 2 के साथ या तो हेड आएगा या 2 के साथ बोलो क्या आएगा? ओ भाई नहीं आ रहा समझ में, चेतन नहीं आ रहा समझ में। और अगर डाई पे 3 आया होगा तो मैंने क्या करा होगा? मैंने डाई को फेंका होगा, और डाई को फेंका होगा तो क्या आएगा? 3 के साथ 1 भी आ सकता है, 3 के साथ 2 भी आ सकता है, 3 के साथ 3 भी आ सकता है, 3 के साथ 4 भी, 3 के साथ 5 भी, और 3 के साथ। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला कि 3 के आने के बाद डाई को फेंका और फिर 3 आया तो फिर डाई फेंका, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। वो बोल रहे 3 आया तो डाई फेंकी, बस डाई फेंकी तो भैया 1 2 3 4 5 में से कुछ भी आ सकता है 3 के साथ। अच्छा, अगर 4 आया होगा तो क्या करा होगा? 4 आया तो सिक्का उछाला होगा, तो 4 के साथ या तो हेड या 4 के साथ टेल। 5 आया तो सिक्का उछाला होगा, 5 के साथ हेड या 5 के साथ टेल। 6 आया होगा तो मैंने डाई फेंकी होगी, डाई फेंकी होगी तो 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5, 6 के साथ 6। चलिए मैं कह रहा हूं बिना सॉल्व करे क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, सॉल्व बाद में कराऊंगा, पहले क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे, ठीक है? सभी बच्चों को डायरेक्ट करना है। पढ़ लेते हैं, मुझे नहीं पता क्या क्वेश्चन पूछने वाला हूं। कहता है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल। द कॉइन शोज अ टेल, ई इवेंट है, कॉइन शोज अ, जिसकी पूछा जाए प्रोबेबिलिटी वो तो लिख दो भाई। कॉइन शोज अ टेल, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर क्या हो चुका है, गिवन ये है कि एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3। थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कह रहा है कि ये हो चुका है कि किसी ने तो 3 दिखाया है। यार तुम सोच लो कि अगर डाई में से किसी ने भी 3 दिखा दिया है तो फिर तो सिक्का फेंका ही नहीं गया, फिर तो सिक्का फेंका नहीं गया। टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। आंसर कितना आएगा सर? करके भी लिख लेते हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन में कैसे बनाओगे ई और एफ? सर क्वेश्चन मिलते पहले सैंपल स्पेस तैयार होगा, फिर जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी उसको ई लिखेंगे, जो हो चुका है उसको एफ लिखेंगे, फिर दोनों के एलिमेंट्स लिखेंगे। बोलो ई में क्या क्या आएगा? कॉइन शोज अ टेल, बताओ कॉइन शोज अ टेल में कौन सा आएगा? 1T 2T 4T 5T। चलो एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3, तो कौन कौन से केसेस आएंगे जिसमें एक 3 हो या 2 3 हो, दोनों आ जाएंगे ना। तो 3 1 3 2 3 3 भी आएगा सर, क्योंकि एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3 वाला है तो 2 वाले भी आ जाएगा। चलिए और कौन सा आएगा? 6 3। वेरी गुड बच्चों। अब मुझे बताओ इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है?
अरे इंटरसेक्शन बोलो, 5 0 नहीं लिखते, 5 लिखते हैं, कुछ भी नहीं, 0 तो मतलब खुद एक एलिमेंट हो जाता है, तो 5 मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आया ना। अब बताओ इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, ई बाय एफ कितना आएगा? 5 नहीं लिखेंगे, इधर 5 लिखना है, 0 लिखना है, जहाँ 5 लिखना वहाँ 0 लिख रहे हो, 0 लिखना वहाँ 5 लिख रहे हो। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितने एलिमेंट्स है? 0 आउट ऑफ 6 और 4 10 और 20 में से एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है बोलो? 3 और 3 से 7 बाई 20, तो आंसर बोलो कितना आएगा? 0। नहीं आया ना समझ में? कोई संभावना नहीं है टेल के आने की। अगर ये हो चुका है कि किसी भी डाई पे 3 आए, तो किसी भी डाई पे 3 आए तो टेल की संभावना बिल्कुल शून्य हो जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्की बात है। अब आप बताओ, कहीं से मुश्किल है क्या कंडीशन? प्रोबेबिलिटी मुश्किल है क्या? बताओ। आपने बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच गए एक्सरसाइज के, और आपने एक ही कांसेप्ट को कराया, सैंपल स्पेस तैयार करा, ई इवेंट बनाया, एफ इवेंट बनाया, दोनों के एलिमेंट्स लिखे, दोनों का इंटरसेक्शन लिखा। नहीं आया समझ? पक्का सोचो क्या बच गया? एमसीक्यू तो खुद कर लेना। क्वेश्चन बच गया 11 और क्वेश्चन बच गया 8। चलो कर लेते हैं वो भी, टाइम है, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास में नई एक्सरसाइज पे काम करेंगे ना यार। करा दूं? आ जाओ। चलिए थोड़ा मुश्किल वाला प्रैक्टिकल कर लेते हैं, इसमें आप लोग थोड़ा फंसेंगे। वो है क्वेश्चन नंबर 8। आ जाओ। एक डाई को 3 बार फेंका। बच्चों प्लीज इस क्वेश्चन को ढंग से सुन लेना, नहीं तो फंस जाओगे। इस एक्सरसाइज का सबसे सोचने वाला क्वेश्चन ये 8वां ही है वैसे, बाकी सब तो बिल्कुल एकदम नहीं पड़ जाते। कह रहे एक डाई को 3 बार फेंका, और 3 बार फेंका, सिक्का नहीं है तो 8 ही सैंपल स्पेस बनेंगे। अच्छा डाई को एक बार फेंकते हो कितने सैंपल स्पेस बनते हैं? 6। 2 बार फेंकने पे, 3 बार फेंकने पे 216 केसेस बनेंगे। अब बनाने नहीं, एक तो केमिस्ट्री की क्लास में जाएगी। अब 216 केसेस में थोड़ा दिमाग लगाना है। 216 को ना आप लोग डिवाइड करोगे ना 6 चीजों से, तो 36 आएगा। क्या आएगा बोलो? मैं इसका मतलब बताता हूँ क्या है, ध्यान सुनो। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि जैसे तुम लोग 36 केस बनाते हो 2 डाई फेंकने के, तो कितने ऐसे केसेस होते हैं जिनमें पहले वाली डाई पे 1 होता है? सचिन हंस मत इधर देखिए, मैंने बोला 36 केसेस होते हैं टोटल। ऐसे कितने केसेस, सवाल की जवाब देना, ऐसे कितने केसेस होते हैं जिनमें पहले वाली डाई पे 1 होता है? 6 केसेस। ऐसे कितने होते हैं जिसमें पहले वाली डाई पे 2 होते हैं, पहले वाली डाई पे 3 होता है? ऐसे ही होता है। अच्छा दूसरे वाली डाई पे कितनी बार 3 होता है? 6 बार। 6 बार। दूसरे वाली डाई पे 2 कितनी बार होता है? 6 बार। भैया बिल्कुल बराबर बंटवारा होगा इन सबके बीच में। एक चीज सोच के रखिएगा, कैसे कभी ऐसा हो सकता है कि 36 केसेस में से 10 केस में बोल दूं ऐसे हैं जिनमें पहले वाली डाई पे 1 हो, और 6 केसेस ऐसे जिनमें पहले वाली डाई पे 2। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 एक ज्यादा बार आ रहा हो, 2 कम बार आ रहा हो। संभावनाएं सबकी बिल्कुल क्या होंगी बोलो? बराबर होंगी। तो मतलब समझने की कोशिश करना, जो मैं बोलूं शायद तुम्हें पकड़ में आ जाए। अगर टोटल 216 केसेस है, कितने केसेस बोलो? तो बताइए कि ऐसे कितने केसेस होंगे जिसमें पहले वाली डाई पे 1 आया होगा? 36 केसेस। कितने केसेस बोलो? 36 बार तो ऐसा हुआ होगा पहले वाली डाई पे, बोलो क्या आया होगा? 1। 36 बार ऐसा हुआ होगा पहले वाली डाई पे क्या आया होगा? 2। 36 बार ऐसा हुआ होगा पहले वाली डाई पे 3। 36 बार ऐसा है पहले वाली डाई पे 4। ऐसे 36 करके बोलो कितने केस बने? 216। तनिषा बात समझ में नहीं है, दोबारा समझाइए। मैं सैंपल बना के दिखा दूँ तो उसे 216 बनाने, 216 नहीं, थोड़ा सा आइडिया दिखा दो। मान लीजिए पहले वाली डाई पे 1 आया, अब दूसरे वाली में भी मान लो 1 ही मान लो, जैसे 1 का पेस होता था 36 में। पहला एलिमेंट क्या था? 1 1। अच्छा अब आप मुझे बताओ, पहली 2 पे अगर 1 1 है तो तीसरे पे क्या क्या हो सकता है? तो तीसरी पे 1 1 1 के बाद 2 भी हो सकता है, 1 1 के बाद समझो यार, 1 1 के बाद 1 1 के बाद 1 1 के बाद और 1 1 के बाद 1 1 वाले हो गए सारे। अच्छा और क्या बन सकता है? 1 1 के 1 1 नहीं, 1 1 तो हो गए, 1 2 क्या बोलेंगे बोलो? अब 1 2 के बाद क्या हो सकता है? 1 1 2 के बाद 2 1 2 के बाद 1 2 के बाद ऐसे 1 2 के बाद 6। अरे सुनो पूरी बात नहीं हुई है। अब क्या हो सकता है? 1 3 भी हो सकता है। 1 3 के बाद 1 और 1 3 के बाद बोलो क्या है यहाँ पर? 6 तक। अच्छा 1 4 हुआ तो बोलो क्या? अरे आ जाएगा समझ में। 1 4 के बाद 1 और 1 4 के बाद 6 तक। 1 5 के बाद 1 और 1 5 के बाद बोलो कहाँ तक? 6 तक। और 1 6 के बाद 1 से लेकर 1 6 के बाद ये कितने केस हो गए पता आपको? 36 केस। 36 केस तो ऐसे हैं जो सिर्फ 1 से जनरेट हुए। ऐसे 36 बोलो किससे होंगे? 2 1 के बाद क्या क्या आ सकता है? 1 से लेकर 2 1 से 6 2 2 के बाद। अब समझ रहे हो बात? तो जो पहली लाइन के 6 थे उनसे 36 बनेंगे। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आया दक्ष, यहाँ ध्यान दो, नहीं आ रहा समझ में। 216 में से ऐसे कितने केसेस है जिसमें पहले वाली टाइप पे 1 आया होगा? तो 36 केसेस।
कितने बोलो? पहले वाली टाइप में 2 से शुरू हुआ होगा, वो भी 36 ही होंगे सर। पहले वाली टाइप में 3 आया होगा, वो भी 36। नहीं आ रही बात समझ में? ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस बनाना है आप लोगों को इसके अंदर। अच्छा ये सवाल बताइए, 216 में से ऐसे कितने केसेस होंगे जिसमें लास्ट वाली टाइप में 1 आया होगा? 36। यही समझना है बस। ऐसा कुछ सोचो नहीं यार, ऐसे कैसे सोचो कि लास्ट वाली पे 40 केस सोचो, एक आने वाले, फिर तो किसी और के कम हो गए होंगे। ऐसे कैसे सोचते? संभावना सबकी बराबर आएगी भाई, समझो इस बात को। कोई बोले कि बताइए ऐसे कितने 216 में से केसेस होंगे जिसमें बीच वाला नंबर 4 रहा होगा? 36 बार 4 रहा होगा सर बीच वाला नंबर। 36 बार 2 भी रहा होगा, 36 बार 3 भी रहा होगा, 36 बार 1 भी रहा होगा, 36 बार 5 रहा होगा, 36 बार 6 रहा होगा। अब समझ आ गया 216 की जनरेट कैसे करने। अगर बनाने पड़ जाए तो मैं बना भी लूंगा, क्योंकि मुझे पता है 1 1 से लेके मैंने 6 बनाए, फिर 1 2 से बनाए, फिर 1 3 से बनाए, फिर 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 से बनाऊंगा, 2 2 से, 2 3 से, 2 4 से, 2 5 से, 2 6 से, फिर 3 1 से 3। नहीं आ रही बात समझ में? बन जाएंगे 216। कौन सा रॉकेट साइंस इसके अंदर? बनाना कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, 5 से 7 मिनट के अंदर बन भी जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको समझना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया किस इसके बारे में? अब सवाल समझिएगा, अब सवाल समझिएगा। सवाल ये है कि इक्वालिटी पूछ रहा है 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस। बच्चों 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, एफ बोलो क्या है? 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses। भाई ये हो चुका है, सुन लीजिए। पहले वाले ये काम हो चुका है, पहली 2 पे तो 6 और 5 आया है, अब तीसरी पे 4 आएगा। इसकी क्या संभावना है यार? तुम लोग थोड़ा समझदारी दिखाना इसमें। पहले पे 6 और 5 आ चुका है, पहली 2 पे, तो 6 और 5 के बाद कौन कौन से केसेस बने होंगे? 6 और 5 के बाद क्या क्या आया होगा? 1, 6 और 5 के बाद 2, 6 और 5 के बाद, 6 और 5 के बाद, 6 और 5 के बाद, सॉरी 5, और 6 और 5 के बाद। ऐसे कितने 216 में से केसेस होंगे जिनमें पहले 2 में 6 और 5 होगा? 6 और 5 वाला 6 केस होंगे। 6 5 के बाद 1 आएगा, 6 5 के बाद 2 आएगा, 6 5 के बाद 3 आएगा। नहीं आ रही बात समझ में? कह रहा है ये हो चुका है कि पहले 2 टाइप पे तो 6 5 आया, तो अब 216 केसेस पे नजर ही मत रखो, सिर्फ 6 केसेस पे नजर रखो। उनमें से कितने ऐसे केसेस जिनमें तीसरे वाले पे 4 आया हो? सिर्फ 1 केस। तो आंसर कितना हो जाएगा? नहीं आया ना समझ में? नहीं आया, दोबारा बता देता हूँ। क्या हो चुका है उस पर नजर रखो। क्या हो चुका है? पहले वाली 2 टाइप पे 6 और 5 आ चुका है रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले 6 बाद में 5। अब तुम खुद बताओ ना यार, पहले 6 और बाद में 5 तो क्या क्या केसेस बनेंगे? 6 5 के बाद क्या आएगा? 1, 6 5 के बाद 2, 6 5 के बाद 3, 6 5 के बाद 4, 6 5 के बाद 5, 6 5 के बाद 6। तो पहली 2 पे 6 और 5 आ चुका है, इसका मतलब टोटल कितने केसेस है? 6 केस है। उनमें से कितनी ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि 4 आ जाएगा तीसरे वाले पे? तो इन 6 में से एक ही बार ऐसा हुआ है कि तीसरे वाले पे क्या आ गया? 4 आ गया। तो 6 में से कितना? 1। तो आंसर कितना आएगा बोलो? 1/6। क्या आएगा बोलो? नहीं है मेरी बात समझ? अगर तुम इसको लंबे मेथड से भी करना चाहो तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा? इसके कितने केसेस लिखने पड़ेंगे? 6। कौन कौन से बोलो? 6 5 1, इसका बोलो 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5, 6 5 6। कुछ बच्चे कहते हैं ई को कैसे लिखूं? अरे यार ई में क्या बोला? 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस। तो 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस ऐसे कितनी बार हुआ होगा? 36 केसेस में हुआ होगा। कितने केसेस में बोलो? मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन ऐसे 36 केसेस होंगे जिसमें 4 जो है ना थर्ड टॉस पे अपीयर हुआ होगा। 36 ऐसे होंगे जिसमें 3 अपीयर हुआ होगा थर्ड टॉस पे। अरे भाई नहीं, 36 ऐसे होंगे 2 अपीयर हुआ होगा। अच्छा तो दोनों का इंटरसेक्शन सोचिए क्या होगा, क्योंकि इनमें सब होगी इसमें 4 अपीयर थर्ड टॉस पे है, 4 अपीयर थर्ड टॉस पे, तो इससे कॉमन कौन सा जाएगा? बस ये वाला जाएगा। सोचो ना, हर ऐसे बातें करने से नहीं आएगा उसमें। तेरे को नहीं आता होगा, पक्का बता रहा हूँ, सुनेगा तभी आएगा। भले तेरे को समझ में आ गई वाली चीज, लेकिन जो बता रहा हूँ कुछ रीजन से बता रहा हूँ। इसमें 36 केसेस हैं, और कौन से 36 केसेस हैं जिसमें तीसरी वाले टाइप बोलो क्या है? 4 आएगा। और ये वाले तो समझ में आएंगे होंगे भाई, ये नहीं आया तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा? सर इन दोनों में कॉमन वही होगा जिसमें तीसरे केस में 4 है। अरे यार ये कैसे कॉमन हो सकता है इनके साथ? क्योंकि इसमें से वो वाले केस जिसमें तीसरे वाले टॉस पे बोलो क्या है? 4 है। तो भैया इसमें से वो वाला कॉमन जाएगा, बोलो क्या? 6 5 4। अब मुझे बताओ जरा बच्चों, दिमाग लगाना सिंपल सा यार, कि E by F का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। चलो बोलो, इंटरसेक्शन का मतलब एक केस है आउट ऑफ 216। F का बोलो कितना? 6 केस है आउट ऑफ 216। आंसर मैंने क्या सिखाया था? 1/6। आप डायरेक्टली सोच पा रहे थे पेपर के अंदर कुछ, ये वाले भी तुम डायरेक्ट भी करते हो तो दिक्कत नहीं है, दिमाग में आ गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओ भाई नहीं आया समझ में। एक यही क्वेश्चन ऐसा था जिसमें थोड़ा सा 3 डाइज वाला केस हमने आज तक करा नहीं है, लेकिन मुझे तो बताओ 2 डाइज वाले मुश्किल लगेगा तुम्हें? 2 बार सिक्के उछालने, 3 बार सिक्के उछालने वाले लास्ट क्लास कराए थे, क्वेश्चन आ गए, कुछ और आ गया, सारे कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? जस्ट क्या करना है, क्वेश्चन सुनो। जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा सबसे पहला काम सैंपल स्पेस ड्रॉ करना है।
आधा काम हो जाता है सैंपल स्पेस ड्रॉ करते ही, क्योंकि उसके बाद वो बोलता है कि ई की क्या प्रोबेबिलिटी जब एफ हो चुका, तो जो हो चुका है एफ, जो पूछ रहा है वो ई के एलिमेंट्स बनाओ, एफ के एलिमेंट्स बनाओ, इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स बनाओ, सॉल्व कर देगा। नहीं आया समझ में? मेरी तरफ से पहले एक्सरसाइज खत्म हुई है, सिवाय बस एक क्वेश्चन के 11वें क्वेश्चन के, वो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, मैं बता दूंगा आप लोगों को। लेकिन एक बात सुन लीजिए बच्चों, प्लीज कोशिश करना अगली क्लास छुट्टी ना हो, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट एक्सरसाइज, डिफिकल्ट इन द सेंस कि अगर तुमने ढंग से नहीं समझी तो, अदरवाइज बहुत आसान भी लगेगी तुम लोगों को, प्रॉब्लम में आ जाओगे। प्रोबेबिलिटी बिल्कुल स्टेज वाइज चलता है, जिसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लास मिस करती ना अगली वैसे भी समझ में नहीं आने लगी। तो इससे ध्यान रखना कि अभी कोशिश करें छुट्टी ना करें, 8 नंबर का चैप्टर प्रोबेबिलिटी मजाक में मत लीजिए, ये समस्याएं देगा आप लोगों को एट द टाइम ऑफ फरवरी, जब पेपर होगा ना, फिर आप कहोगे सर प्रोबेबिलिटी नहीं आता, वीडियो से भी सर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उस समय टेंशन होती दिमाग में कि 10 चैप्टर नहीं आते मेरे को, कहाँ से समझ में आएंगी चीज़ें। अभी बहुत रिलैक्स मूड होता है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई रहती है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कोशिश करें छुट्टी ना हो, आपसे कम से कम छुट्टी हो। क्लियर हो रहा है? समझ में आ गया? पहला एक्सरसाइज कर लोगे? बुक ले लेना बच्चों।